हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति वर्मन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आज़ाद हिंद फौज की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो दोस्तों, इस फौज को सबसे पहले 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था और ये मुख्य रूप से आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। और दोस्तों, इसने अंग्रेजों से युद्ध किया भी दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और बहुत जल्द दोस्तों ये सेना लगभग समाप्त हो गई दोस्तों। और कई सालों बाद दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टोक्यो में रास बिहारी बोस ने एक सेना खड़ी की, उसका नाम भी आज़ाद हिंद फौज दिया या इंडियन नेशनल आर्मी। और इसमें मुख्य रूप से दोस्तों रास बिहारी बोस, मोहन सिंह और नरेंद्र सिंह गिल थे। इस फौज को भी मुख्य रूप से भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए बनाया गया था और आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सर्वप्रथम मोहन सिंह को ही आया था। इसी बीच दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई 1941 में और इसकी पहली बैठक 1941 में ही बैंकॉक में रखा गया। दोस्तों, शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज में भारतीय युद्ध बंदियों को रखा गया था, जो कि जापान के अंडर में थे। और फिर बाद में विदेशों में रह रहे भारतीय स्वयंसेवक को भी इस युद्ध में रख लिया गया, इस सेना में शामिल कर लिया गया। और उस वक्त दोस्तों शुरुआत में कुल 16,300 सैनिक शामिल थे। बाद में जापान ने अपने सभी बंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के कह दिया और फिर दोस्तों ये सेना 60,000 के करीब जा पहुंची। लेकिन दोस्तों फिर कुछ समय बाद मोहन सिंह और जापान के सरकार के बीच मतभेद होने लगे उनके सेनाओं को लेकर। और दोस्तों फिर बाद में मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को जापान की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों फिर आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुद्ध करने का प्रयास किया जर्मनी के लोगों ने। तब उनके सामने कठिनाई शुरू हो गई और उन्होंने यह निश्चय किया कि हमें दक्षिणी पूर्व जाने का निश्चय कर लिया। फिर एक वर्ष बाद पनडुब्बी से वो जापान नियंत्रित वाले सिंगापुर में गए और वहाँ पहुँचते ही 1943 को टोक्यो के रेडियो से ये घोषणा की कि अंग्रेजों से ये आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वह स्वयं अपना साम्राज्य हमें दे दें, हमें छोड़कर हमें दे दें। हमें भारत के अंदर से और बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी उनके हाथों सौंप दी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर वर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज फिलहाल यंगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फाल में भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेनाओं से जमकर लोहा लिया। फिर बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 31 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। और इस सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कमांडर तीनों ही पद को सुभाष चंद्र बोस ने संभाला और प्रचार विभाग एस ए अय्यर को
और वित्त विभाग SC चटर्जी को दिया तथा महिला ब्रिगेड लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। उनके इस सरकार को जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता भी दे दी। जापान ने अंडमान निकोबार की अस्थायीता नेताजी उन द्वीपों में गए अंडमान और निकोबार आइलैंड में और उनका नया नामकरण किया। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पल्लेल आदि क्षेत्रों को आदि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन में महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति साफ की और आजाद हिंद फौज के लड़ाई के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई के इस निर्णायक लड़ाई के जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी और कहा, मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिये से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घरी छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया अपने देश के लिए किया, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए की। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के इस पावन युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उनके नाम दिए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शहनवाज खान थे। और 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ भारत में आजाद हिंद फौज का प्रारंभ हुआ। फिर 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए आजाद अपने सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस जी ने वो सब कहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1944 तक के मध्य तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान ने भी घुटने टेक दिए। इसके बाद दोस्तों आजाद हिंद फौज का लक्ष्य असफल हो गया, उनकी हार हो गई दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ से पलायन करना पड़ा और उन्हें टोक्यो की ओर रवाना होना पड़ा। इसी भी दोस्तों उनके विमान दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों आज़ाद हिंद फौज को वे हार में भी दोस्तों उनकी जीत छुपी हुई थी। और बाद में दोस्तों उनके सभी सैनिकों को, उनके कमांडेंट को, सभी को दोस्तों अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, उन्हें जेल में डाल दिया। 1945 में दोस्तों जब सभी सैनिकों को और सेना प्रमुखों को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया तो दोस्तों उसी समय लगभग दोस्तों ये आज़ाद हिंद फौज समाप्त हुई। दोस्तों अगर
द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जीत होती। तो दोस्तों हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों अगर ऐसा होता दोस्तों तो सोचिए हमारे देश का जो 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया है दोस्तों, वो बंटवारा शायद नहीं होता। सोचिए हमें कितना बड़ा नुकसान। क्या दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।